हेलो थर्ड ईयर। इस क्लास में हम पिछली क्लास में हमने बताया था गुणक के बारे में। अब इस क्लास में हम गुणक को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। गुणक की मात्रा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, जिसे अल्पकाल में स्थिर माना गया है। दूसरे शब्दों में इसे बचत की सीमांत प्रवृत्ति पर भी निर्भर माना जा सकता है। जहाँ विनियोग को स्वचालित माना गया है, अर्थात वह सरकार या किसी अन्य संस्था के द्वारा किया जाता है और इसका आय की मात्रा से संबंध नहीं है। यह आय से प्रेरित नहीं है। इसके अलावा गुणक की स्थैतिक अवधारणा में यह भी मान लिया गया है कि अर्थव्यवस्था में द्रुत गति से समायोजन हो जाते हैं, जिससे गुणक अपना पूर्ण प्रभाव दिखा पाता है। विनियोग के बढ़ने से आय में उसी समय गुणक के अनुपात में वृद्धि हो जाती है। प्रायोगिक गुणक में यह प्रभाव कुछ अवधियों में धीरे धीरे प्रकट होता है, लेकिन वास्तविक जगत में गुणक की प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है बचत या संग्रह की मात्रा। यदि बचत अधिक होती है तो उपभोग की मात्रा कम हो जाती है, जिसे गुणक कम हो जाता है। यदि लोग अपने पास नकद राशि रख लेते हैं जिसका वे कोई उपयोग नहीं करते, यानी संग्रह कर लेते हैं, तो गुणक की मात्रा नीचे हो जाती है। लोगों की तरलता पसंदगी के बढ़ जाने से गुणक कमजोर पड़ जाता है। दूसरा, पूर्व कर्जों को चुकाना। यदि लोगों के द्वारा प्राप्त आमदनी पूर्व कर्जों को चुकाने में लगा दी जाती है तो भी उपभोग में नहीं लग पाती और फलस्वरूप गुणक कम रह जाता है। इसके विपरीत यदि पुरानी उधार दी हुई रकमें वापस मिल जाती हैं तो उपभोग बढ़ाने का अवसर मिल जाता है, जिससे गुणक की मात्रा बढ़ सकती है। प्राय लोगों को अपने अल्प बचतें एक निश्चित अवधि से प्राप्त वापस मिलने से उपभोग बढ़ाने का अवसर मिलता है, जिससे गुणक ऊंचा हो जाता है। निर्यातों व आयातों का प्रभाव। विदेशी व्यापार की मात्रा का भी गुणक पर प्रभाव पड़ता है। निर्यात विदेशी मांग की पूर्ति करते हैं, जिससे गुणक बढ़ता है, और आयातों में से गुणक घटता है। जब कभी निर्यातों से आयात अधिक होते हैं तो उस सीमा तक गुणक में नीचे हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चौथा, उपभोग पदार्थों की उपलब्धि। जब आमदनी खर्च की जाती है तो पर्याप्त मात्रा में उपभोग वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। यदि उनका अभाव रहता है तो गुणक की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए गुणक की प्रक्रिया के लागू होने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपभोग की वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अगला है गुणक की अवधि। गुणक की मात्रा पर गुणक की अवधि का भी प्रभाव पड़ता है। गुणक की मात्रा सर्वाधिक तभी होती है जब पर्याप्त आमदनी शीघ्रतः खर्च कर दी जाती है। शीघ्र सभी समायोजन संभव होते हैं। यदि प्राप्त आय व खर्च के समय का अंतराल ज़्यादा पाएगा तो गुणक की मात्रा कम हो जाएगी। यह अंतराल जितना अधिक होगा, गुणक का मात्रा उतनी ही कम होगी। छठा, देश में रोजगार की अवस्था। यदि देश में उत्पादन के कुछ साधन बेकार अवस्था में पाए जाते हैं तो विनियोग बढ़ने से उत्पादन, उपभोग व आमदनी में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में उपभोग व विनियोग एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिससे गुणक की मात्रा ऊंची रहती है। लेकिन पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त होने पर, समीप पहुंच जाने पर उपभोग के बढ़ने से उत्पादन नहीं बढ़ पाता, जिससे उपभोग को बढ़ाना भी कठिन हो जाता है। इस स्थिति में केवल उपभोग की कीमतें बढ़ने लगती हैं। अतः पूर्ण रोजगार की स्थिति में उपभोग और विनियोग परस्पर प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं, जिससे गुणक की मात्रा व प्रभाव घट जाते हैं। सातवां, सरकारी व्यय व करों का प्रभाव। सरकारी व्यय व करों का प्रभाव भी गुणक पर देखा जाता है। सरकारी व्यय का आमदनी पर वही प्रभाव पड़ता है जो विनियोग पर पड़ता है।
इससे भी आमदनी गुणक की मात्रा के अनुसार बढ़ती है, लेकिन करारोपण से गुणक की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि इससे व्यय के योग्य आमदनी घट जाती है। संतुलित बचत गुणक की स्थिति में यह उत्पन्न होती है जिससे गुणक की मात्रा 1 के बराबर होती है। अतः करों में गुणक की मात्रा कम होती है और ये गुणक के रिसाव का काम करते हैं। अब हम व्यय गुणक के अलावा गुणक के अन्य रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है सरकारी व्यय गुणक। सरकारी व्यय गुणक निकालने के लिए हमें सरकारी व्यय में वृद्धि करते हैं तो जो जी से सूचित करते हैं। उपभोग फलन C = A + BY है तो Y = C + I संतुलन की स्थिति होती है जिसमें C उपभोग है, I विनियोग है और G सरकारी व्यय है। C A + BY ऐड करने पर Y = A + BY + I + G। अगर BY बराबर की दर लेके आए तो Y = BY = A + I + G। Y कॉमन लेने पर 1 - B यानी Y = A + I + G अपॉन 1 - B। सरकारी व्यय यानी डेल्टा G के बढ़ने पर नई आमदनी होगी डेल्टा Y + डेल्टा Y = A + I + G + डेल्टा G अपॉन 1 - B। ये दूसरा समीकरण है। समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर यानी Y + डेल्टा Y माइनस Y = डेल्टा Y = A + I + G + डेल्टा G अपॉन 1 - B माइनस A + I + G अपॉन 1 - B बराबर डेल्टा G अपॉन 1 - B। यानी डेल्टा Y अपॉन डेल्टा G 1 अपॉन 1 - B है वो सरकारी गुणक है। सरकारी व्यय में वृद्धि का प्रभाव आय के वृद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। दूसरा है कर गुणक। जिस प्रकार सरकारी व्यय में आय में वृद्धि होती है इस प्रकार करों की वृद्धि से आय में कमी होती है। यानी Y = C + I + G अर्थात A + BY + I + G। कर लगाने के बाद खर्च योग्य आय Y - T हो जाती है जिसे सूत्र में हम इस प्रकार रखेंगे Y = A + B ब्रैकेट में Y - T टैक्स है प्लस I + G यानी Y = A + BY - BT + I + G। Y ब्रैकेट में 1 - B = A - BT + I + G जिसमें Y = 1/B और ब्रैकेट में A - BT + I + G। अब Y की जगह Y + डेल्टा Y और T की जगह T + डेल्टा T रखते हैं तो सूत्र का रूप हो जाएगा Y + डेल्टा Y = 1/1 - B ब्रैकेट में 1 - BT - B डेल्टा T + I + G। समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर Y डेल्टा Y = 1 - B ब्रैकेट में -B डेल्टा T यानी कर गुणक होगा डेल्टा Y अपॉन डेल्टा T = 1 - B अपॉन 1 - B अर्थात कर की राशि बढ़ाने की जगह कर की गिरावट में गुणन के बराबर होता है जो एक एग्जाम्पल के द्वारा भी बताया गया है। संतुलित बजट गुणक। सरकारी व्यय गुणक व कर गुणक ज्ञात करने के बाद हम संतुलित बजट गुणक की चर्चा करेंगे जो इसके संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है। संतुलित बजट गुणक से हम ये जान सकते हैं कि सरकारी व्यय में परिवर्तन करों के परिवर्तन के बराबर होता है तो आय में कितना परिवर्तन होगा यानी डेल्टा G = डेल्टा T। सरकारी व्यय गुणक 1 - B है और कर गुणक -B अपॉन 1 - B होता है तो बजट गुणक होगा 1/1 + 1/1 - B प्लस B अपॉन 1 - B तो यानी 1 - B अपॉन 1 - B = 1। अतः संतुलित बजट गुणक सदैव 1 के बराबर होगा।
जो एक उदाहरण के द्वारा भी बताया गया है। चौथा है खुली अर्थव्यवस्था में गुणक। इसमें उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के साथ साथ आयात की सीमांत प्रवृत्ति पर भी विचार करते हैं। मान लीजिए भारत में एमपीसी 0.8 है और एमपीएम यानी आयात की सीमांत प्रवृत्ति 0.10 है। ऐसी स्थिति में गुणक होगा खुली अर्थव्यवस्था का गुणक इजिकल टू 1/1 माइनस एमपीसी प्लस एमपीएम यानी 1/1 एमपीएस प्लस एमपीएम यानी 1/1 माइनस 0.8 प्लस 0.1 1/0.2 प्लस 0.1 यानी 1/0.3 यानी 3.3। यदि आयत का समावेश नहीं किया जाता तो बंद अवस्था में गुणक 5 के बराबर था। आयत का समावेश करने पर गुणक घटकर 3.3 रह जाता है। यहाँ पर स्थैतिक गुणक व प्राविगिक गुणक में अंतर करना लाभकारी होगा। स्थैतिक गुणक विनियोग के बढ़ने पर सरकारी व्यय में तुरंत असर पड़ता है, गुणक के अनुपात में बढ़ जाता है, लेकिन प्राविगिक गुणक में अवधि विश्लेषण जुड़ जाता है। उस प्रक्रिया का विवेचन शामिल होता है जिसके द्वारा विनियोग के बढ़ने पर आमदनी क्रमिक रूप से बढ़ जाती है। अतः गुणक का स्थैतिक विश्लेषण समय रहित होता है जबकि प्राविगिक विश्लेषण समय सहित होता है, जो कि एक उदाहरण के द्वारा भी बताया गया है। प्राविगिक गुण कुछ निश्चित अवधियों के लिए आय के परिवर्तन को दर्शाता है जो प्रेरित खर्च में समय के अंतराल के दिए होने पर उत्पन्न होता है। कीन्स के बाद के अर्थशास्त्रियों जैसे हिग्स, हेंशन, सैमुअल्सन आदि ने प्राविगिक गुणक की अवधारणा पर बल दिया, जिसमें समावधि के अंतराल के आधार पर प्राविगिक गुणक को स्पष्ट किया है। यानी डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा आई ब्रैकेट में 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस डैश बी एन। बी क्या है यहाँ पर? एमपीसी। 3 अवधि होने पर डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा आई 1 प्लस बी स्क्वायर। अतः प्राविगिक गुणक की स्थिति में 3 अवधियों में 450 रुपये से बढ़कर 523 रुपये 20 पैसे होता है। अवधियों के अनुसार आय के गणक की प्रत्यक्ष विधि। यहाँ मान लीजिए 3 अवधि है, पहली t+1, दूसरी t+2, तीसरी है t+3, जिसकी चर्चा इसमें विस्तार से की गई है। गुणक की आलोचना। कुछ लोग गुणक की आलोचना भी करते हैं कि स्वचालित गुणक विनियोग के प्रभाव पर ही इन्होंने ध्यान दिया है, जबकि प्रेरित विनियोग भी विचार करना चाहिए। अतः कीन्स का गुणक का विचार अधूरा व अपर्याप्त है। आगे चलकर हम गुणक की प्रक्रिया में विकासशील देशों पे कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।